स्टार्ट कर रहे हैं, विमान स्थान कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने पीछे देखा था, प्रश्न प्रश्नार्थ तंत्र तंत्रार्थ ऐसा करके पूछा था, स्थान स्थानार्थ 8 प्रश्न पूछने को कहा था। उस 8 प्रश्न में देखो यहाँ पे विमान स्थान, तो जैसे कोई होता है, मान लो कोई व्यक्ति आया तो तुमने उससे सूत्र स्थान की जानकारी ले ली, निदान स्थान की ले ली, शारीर स्थान की ले ली, विमान स्थान की ले ली, तो तुम जानोगे कि उससे सारी चीजें मालूम है कि नहीं है। तो उसी पॉइंट में से अपन पढ़ रहे हैं विमान स्थान। तो विमान का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रस विमान अध्याय, इसके पहले चैप्टर का नाम है। तो विमान की मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ विमान क्यों लिखा है, पर इसमें एक मान वर्ड आता है। मान का मतलब होता है उसका मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में ज्यादातर मेजरमेंट की बात की गई है, इसलिए शायद हो सकता है कि इसका मान विमान स्थान है, इसे मान स्थान कहते भी हैं। तो रस विमान इसके पहले चैप्टर का नाम हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा दो। सर इसमें बोला तो है, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था 30 चैप्टर में ये आया तो है इसकी क्या? परिभाषा विमान स्थान की मानार्थ। मान ना, मानार्थ मानार्थ, क्योंकि जो मान के लिए किया जाता है वो विमान। विमान है ना, विमान स्थान है। ठीक है, उसमें बी का मतलब क्या है? बी मतलब तो अच्छा होता है, तो हो सकता है अच्छे मान के लिए कुछ ऐसा बनाया गया, उसे विमान स्थान में काउंट किया गया हो। दोष औषधि आदि की विशेषता की जानकारी कराने वाले विमान स्थान का उपदेश किया गया है। दोष औषधि के रस की प्रधानता होती है, विमान स्थान में भी रस विमान का सर्वप्रथम उपदेश किया गया है। क्योंकि रस सबसे पहले आता है, तो इसलिए रस विमान का रस के मान का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले चैप्टर का नाम क्या है? रस विमान। देखो यहाँ क्या लिखा है? ई खलु लिखा है। ई खलु का मतलब क्या होता है? ई खलु का मतलब सर ना ज्यादा नाति संक्षिप्त में, ना ज्यादा वर्णित में। नाति संक्षेपो नाति विस्तारो। तो जो निदान स्थान था उसका इखलु करके वर्णन किया गया, जितने विमान स्थान है उसका भी इखलु करके वर्णन किया गया। याद रखना, सूत्र स्थान में ऐसा कोई शब्द नहीं आता है। हाँ, सूत्र स्थान तो खुद ही कलेक्शन है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है विशेषान्य अनुप्रवेश्यांतरम। विशेषान्य अनुप्रवेश्यांतरम जो शुद्ध पढ़े थे तो वहां पे आया था विशिखानुप्रवेशीय। यहाँ क्या आया था? विशेषान्य अनुप्रवेशांतरम। तो विषय में प्रवेश करने के लिए, यानी जो विषय हमारा का लक्षण है उसमें प्रवेश करने के लिए। फिर आता है दोष आदि मान ज्ञानत्वात् क्रियाया। दोष आदि मान ज्ञानत्वात् क्रिया आदि, दोष इत्यादि के मान को ना जानने वाला वैद्य रोगों को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाता। अतः हे अग्निवेश आदि के मान के ज्ञान के लिए विमान स्थान का उपदेश करेंगे। तो बस इसमें ये मार्क कर सकते हैं, दोष आदि मान ज्ञानत्वात् क्रियाया। रस विमान चैप्टर या विमान स्थान की कल्पना क्यों की गई? रस विमान की कल्पना क्यों की गई? दोष आदि मान ज्ञानत्वात्। दोष आदि नाम भिषज व्याधि निग्रह समर्थो भवति। व्याधि निग्रह असमर्थो भवती है ये। तो यदि दोष आदि का ज्ञान नहीं है तो वो व्याधि के निग्रह करने में समर्थ नहीं होता, ये उद्देश्य है, ये विमान स्थान का उद्देश्य है। दोष आदि नाम भिषज, तो दोष आदि का ज्ञान अगर भिषक को नहीं है तो व्याधि का निग्रह नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके नीचे आते हैं अपन कौन से? चौथे नंबर श्लोक में आओ। चौथे नंबर श्लोक में क्या लिखा है? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ऐसा तुमने पढ़ा था, चरक सूत्र 1 में पढ़ा था, चरक सूत्र 26 में पढ़ा था अगर याद हो। चरक सूत्र 1 में रसों का क्रम आया था, फिर जहां रस की परिभाषा आई थी, फिर उसका चरक सूत्र 26 में हमने रस का क्रम देखा था। ते सम्यक उपज्यमाना शरीरा याप्यंती। जब इनका सम्यक रूप से उपज्यमान किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो शरीर याप्य रहता है। मिथ्या उपयोग जो नास्तु खलु दोष प्रकोपय अकल्पते, जो मिथ्या प्रयोग किया जाता है तो दोषों को कुपित करने वाले सिद्ध होते हैं। यही बात लिखी है, देखो 6 प्रकार के होते हैं, शरीर में भली भांति चलता रहता है, ये इन रसों का प्रयोग विपरीत ढंग से किया जाता है तो ये दोषों को कुपित करने वाले सिद्ध होते हैं। इतना ही बस मार्क करोगे। फिर क्या लगता है? वात पित्त श्लेष माड़ा। चरक सूत्र 1 में बोला है वात पित्त श्लेष, वहां आता है वायु पित्त कफस चोक्ता शरीरो दोष संग्रह। दोष 3 प्रकार के होते हैं, वायु पित्त कफस चोक्ता शरीरो दोष संग्रह। यहाँ पे क्या आता है? वात पित्त श्लेष माड़ा। ते प्रकृति भूता शरीर उपकार का। ये क्या होते हैं? प्रकृति भूत होते हैं, शरीर के उपकारक होते हैं। नाना विधेय विकारई शरीरम उत्तम्यति, जो विविध प्रकार के जो विकार होते हैं उससे शरीर को दुखित करते हैं। जब ये स्वाभाविक रूप में रहते हैं तो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, जब ये विकृत अवस्था को होते हैं तो शरीर में ताप उत्पन्न करते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चन तो खास ऐसे बनने नहीं होते, बस मैं नॉलेज के लिए चीजें हैं कि वात पित्त कब ऐसे होते हैं कि जब प्रकृति भूत होते हैं तो शरीर के उपकारक होते हैं, ऐसा इतना मार्क कर सकते हो। तो प्रकृति भूत शरीर उपकार का। नाना विधि विकार है, शरीर मुक्तम्यति, शरीर को उपताप करते हैं। इसको मार्क करना है तो कर लो, भागवत का कोटेशन है, सर्वाशय में रोगाणाम निदानो कुपिता मला। सभी प्रकार के रोगों का निदान क्या होता है? कुपित मल होता है। यहाँ पे चरक ने बोला कि दोषों का जो दोषों का डिस्टर्बेंस है वो रोगों का कारण है, रोगों के कारण दोषों का डिस्टर्बेंस, जबकि भागवत क्या बोलते हैं? कुपित मल जो होता है वो रोगों का कारण है। बात तो सब वही बोलते हैं, आगे पीछे हर बार बदल के। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? कटु तिक्त कषाय वातम जनयंती। कटु तिक्त कषाय वात का जनन करता है। चरक सूत्र 1 में तुमने क्रम पढ़ा था। मधुर अम्ल लवणेन स्वस्तेन समयंती, और मधुर अम्ल लवण वात का समन कर। जो वहां पे चरक सूत्र 1 में पढ़े थे तो स्वादु वर्ड आया था, मधुर की जगह स्वादु आया था।
साधु अम्ल लवणा वायु जयंती करके कुछ ऐसा कोटेशन है। ठीक है, तो साधु अम्ल लवण जो हो जाएगा वात का समन करता है। कट्ट अम्ल लवण जो होता है पित्त को जनन करता है। कट्ट अम्ल लवण पित्त का जनन करता है। और मधुर तिक्त कषाय से छिंती हो जाएगा, इसका क्या करता है, पित्त का समन करता है। इसको क्या याद कर लोगे, मत्ती की याद कर लोगे। यहाँ पे तुम मत्ती क्या क्रम याद कर रहे हो। ये क्रम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करते हैं, क्वेश्चन बनाने में यही चीजें ये लोग परेशान करते हैं, क्योंकि इतना क्रम याद रखना मुश्किल काम होता है। हाँ, मधुर तिक्त कषाय विंशति हो जाएगा। मधुर अम्ल लवणा श्लेष्माणम जनयति, मधुर अम्ल लवण जो हो जाएगा कफ का जनन करता है, और जो कटु तिक्त कषाय इसका समन करता है। सिंपल सा तुम एक याद रखो, जो वात पित्त कफ में होता है मधुर अम्ल लवण वात का समन करता है, तो ये इसके जो बची चीजें कौन सी है, कटु तिक्त कषाय, वो वात का कोप करेंगी। पहले 3 रस यदि समन कर रहे हैं तो दूसरे 3 रस उसका प्रकोप करने वाले होंगे। जैसे कि अगर पित्त में तुम जाओगे तो कटु अम्ल लवण काल, KAL, कटु अम्ल लवण पित्त का क्या करेगा, जनन करेगा। ये सारे के सारे उष्ण है, तुमने देखा था कटु में अग्नि महाभूत होता है, अम्ल में अग्नि महाभूत था, और लवण में अग्नि महाभूत था। जिसमें अग्नि महाभूत होगा वो पित्त का जनन करेगा। फिर बाकी जो बचे 3 उनमें कौन सा हो जाएगा, जल महाभूत, तो वो क्या करेंगे, पित्त का समन करेंगे। अपने आप बात क्लियर। ठीक है, इस क्रम को यहाँ एक सीक्वेंस बस याद रखना। यहाँ पे देखो कफ के समन के लिए क्या लिखा है, मतिक लिखा है। मधुर तिक्त कसाय, जबकि वहां तुम लोग पढ़ते हो तमक, तिक्त मधुर कसाय, यही अंतर आता है। इसीलिए मतिक तमक तिमिक ऐसा करके तुम्हें याद कराता हूँ, जिससे याद रहे। रसों के गुण हो गए। अब रसों के गुण के बाद हम नीचे चलते हैं। देखो, दोषों की वृद्धि एवं समन में रसों की कांडता। दोषों की वृद्धि और समन में रसों की कांडता क्या है, तो यहाँ पे सिंपल से ऐसे समझ सकते हो, सट्टोत्तम उपदिश्यते रसा नाम परस्पर संशिष्टा नाम त्रित्वम च दूषाणाम। ठीक है, इसकी सिंपल यहाँ मीनिंग देख लो क्या लिखा है। इन रसों का सतत अभ्यास किया जाए तो इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण परस्पर नहीं मिले हुए पृथक रसों की संख्या क्या होती है, कहा दिया। देखो, रस उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है, और जिन दोषों के विपरीत गुण वाला होता है अथवा अधिक रूप में उन गुणों की विपरीतता पाई जाती है। तो जिन दोषों के गुण क्या हो जाएगा, रस उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है, और जिन दोषों के विपरीत गुण वाला होता है उनको समन करने वाला होगा। जिन दोषों के समान, जैसे मधुर है तो मधुर कफ दोष के समान वाला होता है, तो मधुर कफ दोष को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो कटु हो जाएगा कफ दोष के विपरीत वाला हो जाएगा, तो उसको घटाएगा। कोई ऐसी काम की चीज नहीं है। इसके बाद देखते हैं, रस और दोषों के विकल्प विस्तार रहता है, परस्पर मिलित होने पर तारतम्य के योग से इनकी संख्या अगणित हो जाती है। जब पीछे तुमने देखा था तो 63 भेद और 57 भेद देखा था, अगर याद हो तुम्हें तो। संसर्ग विकल्प विस्तार हो, तो ऐसा वर्ड आएगा, संसर्ग विकल्प और विस्तार के आधार पर दोषों के योग कितने होते हैं। संसर्ग से और इनके तरतम भेद से संसर्ग विकल्प विस्तार हो, तो दोषों के विकल्प भेद कितने होते हैं, असंख्य होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक बार मार्क ये करो, अष्टांग हृदय में विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन आता है और सामान्य प्रत्यारब्ध। विचित्र प्रत्यारब्ध जो है ना, एक प्रकार का विरुद्धाहार हो सकता है, या फिर और जो अपन ने गुण देखे थे कि जैसे मधु जो होता है, मधु मधुर होके भी क्या करता है, कफ की वृद्धि नहीं करता है, कफ का समन करता है। विचित्र प्रत्यारब्ध है ना, गुड़ची जो होती है वो क्या होती है, प्रभाव से वातरक्ति को समन करती है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर भी वो विचित्र प्रत्यारब्ध है। तो जो सरस गुण वीर विपाक सामान्य रूप से जो काम करने चाहिए, जो एक सामान्य नियम है, उस तरह काम ना करके कुछ हटके कुछ नहीं काम करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, विचित्र प्रत्यारब्ध। जैसे मान लो अभी परवेश को पढ़ा रहे हैं, अब एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में इसने क्या किया, जो ये जानता था, उस जानने के बाद भी उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, वो क्या कहला जाएगा, विचित्र प्रत्यारब्ध कहला जाएगा। परवेश शकल तो दिखाओ। सामान्य प्रत्यारोप हो जाएगा, जैसे मान लो कोई नालायक बच्चा है, अब वो हमेशा नालायकी करता है। सर मेरा नेटवर्क वीक है आज। ठीक है, कोई नालायक बच्चा है, कोई नालायकी करता रहता है, जाके फिर से नालायकी करे तो तुम बोलोगे ये तो कॉमन सी बात है, ये करता ही है, सामान्य सी बात है। लेकिन एक समझदार बच्चा अगर कभी जाके कुछ नालायकी करे तो तुम बोलोगे ना अजीब बात है, आज ऐसा काम कर रहा था, हुआ ना विचित्र। समझ गए, सिंपल सी माने मीनिंग। अब इसमें एक टर्म आता है प्रकृति सम समवेत सिद्धांत। ऐसा ना तुम्हें पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ने को मिलेगा। प्रकृति समवेत सिद्धांत में जो लिखा है, अनेक रस वाले द्रव्यों में और अनेक दोषों से उत्पन्न होने वाले रोगों में रस के दोष के प्रभाव को अलग अलग विचार कर द्रव्य और रोग के प्रभाव के तत्व का निश्चय करें। समझ में आया क्या कुछ। अनेक रस वाले द्रव्यों में मतलब तुमने कोई एक द्रव्य सेलेक्ट कर लिया, अनेक दोष से उत्पन्न होने वाले रोगों में, जैसे कोई सन्निपातज रोग देख लिया, मान लो सन्निपातज ज्वर देख लिया, तो रस के और दोषों के प्रभाव का अलग अलग विचार कर द्रव्य के रोग के प्रभाव का तत्व निश्चित करें। कैसे समझोगे, 1 मिनट में आया है। सर अनेक रस वाले द्रव्य मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल। चलो, हम्म
हाँ सर हो गया, अनेक रस वाले में मतलब ये हो जाएगा ना, आंवला हरित की। हाँ, जैसे मान लो तुमने आंवला ले लिया या सटरस वाला कोई द्रव्य ले लिया और सन्निपातक ज्वर ले लिया, अब वो उस दोष को जाके ठीक कर रहा है, तो तुम कैसे दिमाग लगाते हो कि ये रस के प्रभाव से ठीक हो रहा है कि दोष के प्रभाव से ठीक हो रहा है? तो रस के और दोष के प्रभाव को अलग अलग विचार कर द्रव्य और रोग के प्रभाव का तत्व निश्चित करें। रस के दोष के सर वो कैसे होगा प्रभाव, फिर? जैसे मान लो करेला है, तो करेला जो होता है उष्ण भी होता है, तो तुम उसके पित्त पे उष्ण गुण के कारण देख लोगे। या फिर जैसे मान लो गुरुचि है, तो गुरुचि वात रक्त में काम करती है, तो हम उसमें ऐसा दिमाग लगाएंगे कि वो उष्ण होने के कारण दीपन करती है, तो हमने उसका तिक्त रस होती है, तो तिक्त रस का फल पित्त दोनों को समन करता है। तो रस का अपन ने देख लिया और दोष के प्रभाव को देख लिया कि उष्ण होने के कारण वो क्या करेगी, उष्णता को वासित को नष्ट करेगी। तो हो गया ना, रस और दोष के प्रभाव को विचार कर द्रव्य और रोग के प्रभाव का तत्व निश्चित करें। मतलब जो कॉमन चीजें हैं उनके बेस को लेके अगले स्टेप को डिसाइड करना। जैसे मान लो अगर तुम याद यूज कर रहे हो करेला, अब करेले में बहुत सारे रस होते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी रस नहीं है, करेले में वीरी भी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम उसमें क्या दिमाग लगाएंगे कि इस रस के कारण ये मधुमेह को ठीक करेगा। इसके अलावा जैसे अश्वगंधा लिए, अब अश्वगंधा में भी बहुत सारे होंगे, मधुर अम्ल लवण ये भी सारे होंगे, तो किस रस के आधार पे कौन से दोष का समन करेगा, ये हम लोग अपने दिमाग लगाते हैं। ये क्या कहलाया जाएगा, प्रकृति समसंवेद। शीतवीर्य द्रव्य लिया, शीतवीर्य होने के कारण उष्णवीर्य द्रव्य रोग को ठीक करेगा, तो क्या हुआ, प्रकृति समसंवेद, जो उसकी प्रकृति थी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बात समझ गए? प्रकृति समसंवेद, प्रकृति के समान हाँ हो, जी सर, मतलब कि जो से कर्म करना चाहिए वही कर्म करे। वही कर्म करे तो वो क्या कहलाएगा, बस ही। प्रकृति। नीचे और आता है जिस जो विकृति, उल्टा करता है वो विकृति समसंवेद विकृति बोलता विषम है। संवेद। बात क्लियर हो गई, बस इतना ही सर, विकृति विषम संवेद यहाँ पे यही हो जाएगा, नारात्मक का परस्पर चौपरिणत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम रूप से मिले हुए अनेक प्रकार से आपस में उपघात को प्राप्त हुए और दूसरे भेद करने वाले उपायों में मिश्र होते हैं। ठीक है, ये विकृति विषम संवेद, इनका रेफरेंस याद करके रखना कि ये कहाँ बताए गए हैं, रस विमान 1 में बताए गए हैं। प्रकृति सम संवेद, विकृति विषम संवेद कहाँ है, चैप्टर नंबर 1 में है। ये विकृति विषम संवेद का एक बार एग्जांपल दिया है, देखो चक्रपाणी की परिभाषा लिखी है, विकृत्या हेतु भूत्या विषय प्रकृति अनुगुणा संवेतो विकृति विषम संवेतो, इसको मार्क कर लो, ये चक्रपाणी का है। फिर समझा देता हूँ, में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके उपसंहार में ऐसी कोई काम की चीज नहीं है। चतुर्विध प्रभावों का उपदेश देखो, रस प्रभाव से, द्रव्य प्रभाव से, दोष प्रभाव से और विकार प्रभाव से। औषधियां कैसे काम करती हैं, इन 4 प्रभाव से काम करती हैं, रस के प्रभाव से, द्रव्य के प्रभाव से, दोष के प्रभाव से, विकार के प्रभाव से। RDDB ऐसे करके याद कर लो, RDDB, रस, द्रव्य, दोष और विकार। अब एक एक प्रभाव को अपन समझेंगे। तो रस प्रभाव तो अपन ऊपर देख चुके, हाँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, द्रव्य प्रभाव को देखो। तो द्रव्य प्रभाव का जैसे तुमने देखा कि तेल होता है, घी होता है, मधु होता है, ये द्रव्य वात पित्त और कफ को शांत करने वाले होते हैं। तेल अपने स्निग्ध गुण के कारण, घृत अपने स्निग्ध गुण के कारण, और मधु जो होता है पता नहीं क्या होता है, उष्ण गुण या क्या कह सकते हो, उसके कारण कफ का समन करता है। ये प्रभाव से है। तेल भी तो स्निग्ध है तो वो वात का समन कर रहा है, घी भी तो स्निग्ध है, फिर वो वात का समन पित्त का कैसे समन करने लगा? अभी तेल जो है पित्त का समन नहीं कर पा रहा था, तुमने जानते हो ना। तेल जो होता है वात का, तो वात और पित्त दोनों बोलना चाहिए था तेल में, पर केवल वात बोला। घी में जो है केवल पित्त बोला, तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने? कुछ स्पेसिफिक कारण होगा, ये प्रभाव है, ये द्रव्य का प्रभाव। यही 3 एग्जाम्पल रटोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रटना है। तेल का प्रभाव देखो, स्निग्धता, उष्णता और गुरुता होने के कारण निरंतर अभ्यास करने से वायु को जीतता है। इस लाइन को मार्क करो, सर्सन रीजन का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे लिखा, रुक्षता, शीतता, लघुता गुण से युक्त हुए तेल के विरुद्ध गुण वाली होती है, इसी कारण क्या करती है, वायु वायु को समन कर देता है। ठीक है, इसके नीचे जब देखते हैं, निरंतर अभ्यास करने से तेल वायु को नष्ट करती है, इसका काम नहीं। ऊपर के बाद मार्क करोगे, स्निग्धता, उष्णता और गुरुता। और रुक्षता, शीतता और लघुता ये वायु में होते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट है। देखो, स्निग्धता रुक्षता से हो जाएगी, उष्णता शीतता से हो जाएगी, गुरुता लघुता से हो जाएगी। घृत का प्रभाव नीचे हम देखते हैं, मधुर, शीतल और मंद। मधुर होता है, शीतल होता है, मंद होता है, तो इसके कारण क्या करेगा, पित्त का अमधुर हो जाएगा, उष्ण और तीक्ष्ण होने के कारण इसको जीतता है। मधुर होने के कारण क्या करेगा, पित्त, मधुर पित्त कैसा होता है, अमधुर होता है, तो उसको समन कर दिया।
शीतल था तो इसके कारण उष्णता को नष्ट कर दिया, मंद होने के कारण तीक्ष्णता को। मधुर प्रभाव को देखोगे तो रुक्ष, तीक्ष्ण और कसाय ऐसा आता है। रुक्ष, तीक्ष्ण और कसाय, रुकती याद कर लिया था। जो अलाबू जब हमने पढ़ा था सूत्र में रक्त मोक्षण अध्याय में, तो वहां पे भी तो हमने देखा था रुकती याद कराया था तुम्हें, अलाबू का गुण। इसी के कारण वो कफ दोष का समन करता है, तो स्निग्ध, मंद और मधुर गुण का समन करेगा। एक आध बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, रुकती याद कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं हम, क्या हो जाएगा, पिपली, क्षार और लवण। पीछे जब तुमने देखा था क्षार पुंसत्वघाती नाम, ऐसा करके पढ़े थे। क्षार पुंसत्व नाशन में सर्वश्रेष्ठ होता है, चरक सूत्र 25 में पढ़ा था। मैं तुमको बोला था कि एक बार तुम्हें और मिलेगा। तो तीन ऐसे द्रव्य है, पिपली, क्षार और लवण, पिच्छिल, पी छ ल। तो पिपली हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, लवण हो जाएगा। ये कैसे होते हैं, अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, पिपली, क्षार और लवण। अब देखो मैंने कुछ योग वाही के नाम लिख रखे हैं कि जैसे सर्दी योग वाही होता है, तुम्हें मालूम है, शिलाजीत भी योग वाही होता है, उष्ण जल योग वाही होता है, वायु उष्ण योग वाही है, मधु योग वाही है, पिपली और पारद भी योग वाही है। लिख लो ऐसे नाम, क्योंकि ये कई जगह तुम्हें आते रहते हैं। जैसे रस सिंदूर है वो भी योग वाही का काम करता है, विष जो होते हैं वो भी योग वाही का काम करते हैं, तो अब कई जगह मिलते रहेंगे। अब यहाँ क्या करते हैं हम, तीन द्रव्य हैं तो उन तीन द्रव्यों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, सिंगल सिंगल में। जैसे पिपली लिखा है, तो पिपली में लिखा है रस में कटु होती है, मार्क करोगे, रस में कटु होती है, विपाक में मधुर होती है और गुरु होती है। गुरु मार्क करोगे इसका, विपाक में मधुर होगा, तो तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि पिपली विपाक में मधुर होती है। मालूम था क्या पहले से तुम लोगों को पिपली विपाक में मधुर होती है? बोलो, क्यों नहीं यार, कब हाँ सर, मधुर होती है, पता है सर ये तो। पता था? ठीक है, तब तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो। अब आगे देखो, स्निग्ध और उष्ण नहीं होती है, अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती है, इसलिए ना ज्यादा स्निग्ध ज्यादा रुक्ष हो जाएगी, ना ज्यादा शीत ना ज्यादा उष्ण हो जाएगी, क्लेद उत्पन्न करती है, इसीलिए इसका प्रयोग ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। मार्क करोगे, ठीक है। शीघ्र ही शुभ अशुभ कार्यों को करने वाली होती है, ये काम की नहीं, ऊपर वाली लाइन काम की हो जाएगी। इसके बाद इसका ना एक नाम होता है अपात भद्रा। अपात भद्रा, थोड़े काल तक इसका प्रयोग किया जाता है, तो अपात भद्रा अच्छा कुछ देर के लिए शुभ कारक होती है। जैसे एक सामान छेड़ने वाला व्यक्ति नहीं होता है, थोड़ी देर उसके पास बैठो तब तक तो ठीक है, ज्यादा देर उसके पास बैठे उसके साथ बातें किए तो वो क्या होता है, चिढ़ने लगता है। अपात भद्रा इसका एक पर्याय है। पचने में भारी होती है, क्योंकि तुमने देखा तो ऊपर गुरु होती है, क्लेद कारक होती है, कफ का और उष्ण होने से पित्त का उत्क्लेश करती है। क्लेदकारी होने से कफ का उत्क्लेश करती है और उष्ण होने से पित्त का उत्क्लेश करती है, मतलब दोनों को उत्क्लेश कर रही है, इसी ज्यादा उपयोग नहीं करना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा पाद भद्रा से, और क्लेद और पित्त को करने वाला इससे बनेगा। नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम किसमें, क्या हो जाएगी, पिपली योगवाही होती है, उसको मार्क कर लोगे। चरक चिकित्सा एक, चरक चिकित्सा 3 में तुमने वायु के लिए पढ़ रखा था, चरक चिकित्सा 3 में वायु के लिए पढ़ रखा था योगवाही शब्द। क्षार में आ जाओ, तो क्षार में जब आते हैं तो तुमको जब चरक सूत्र 25 पढ़ाया था तो वहां एक क्षार की परिभाषा आई थी, है ना। एक जगह कहीं और मैंने क्षार की परिभाषा बताई थी, क्षारा पुनर्औषध्यो तैक्ष लाघो उपन्ना। जो क्षार औषधियां बनती है उनमें तीक्ष्ण और लघु गुण विशिष्ट होने के कारण सेवन करने पर सर्वप्रथम क्लेद होती है। इस चीज को मार्क करोगे, तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्षार किन गुणों के कारण क्लेद को उत्पन्न करती है, तो उष्ण, तीक्ष्ण और लघु, उष्ण, तीक्ष्ण और लघु, उल्टा उताली, जो भी तुमको याद करना है वैसे याद कर सकते हो, बाद में शोषण करती है। पाचन, दहन और भेदन का कार्य करती है, ये तीन इसके कर्म है, पाचन, दहन और भेदन। पाचन, दहन और भेदन इसके तीन कर्म होते हैं। पुंसत्व शक्ति को नष्ट करता है, देखो यहाँ पे लिखा है केचिद है, केस अच्छी हृदय पुंसत्वघात करा। यदि केवल क्या हो जाएगा पुंसत्वघाती नाम, तो चरक सूत्र 25, केस अच्छी हृदय पुंसत्वघात करा, तो कहाँ आ जाएगा, रस विमान एक। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है, असमय में बालों का पकना, अंधापन, नपुंसकता, खालित, ये सब होता है। आंध, सांड, खालित्य, पालित्य, भाजव, हृदय अपकर्षति, हृदय अपकर्षित, अंधापन करता है, सांड करता है, खालित्य करता है, तो शुक्र को नष्ट करने वाला होता है, ये तो तुम्हें मालूम है। इसके नीचे लिखा है प्राच्य देशवासी, आसाम बंगाली, प्राच्य जो हो जाएगा पश्चिम में रहने वाले, जो पश्चिम नहीं पूर्व होगा, नहीं तो प्राची तो पूर्व के लिए आता है, तो प्राच्य देशवासी जो हो जाएंगे आसामी, बंगाली, चीन देशवासी मनुष्य होते हैं, इसलिए क्षार का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैंची से काटने के समान वेदना होती है, प्राच्य देशवासी, चीन देशवासी मनुष्य मनुष्य होते हैं, ये क्या बात है, मनुष्य तो सभी होते हैं।
बात तो ये ऐसे ही लिखे हैं, देखो मनुष्य तो सभी है। ये लोग हो सकता है इसका ज्यादा प्रयोग करते हो, तो इसके कारण उनमें ऐसे रोग होते हो, ये बताना चाह रहे हो। ठीक है, इनका उपयोग करते हो। लवण में आ जाओ। अन्य द्रव्य रुचि का नाम कहाँ पढ़े थे? अन्य द्रव्य रुचि का नाम। सर उसके लिए है, लवण के लिए अग्र लवण रस प्रकरण। की प्रॉपर्टी। और अन्न होता है वृत्ति का नाम। हाँ हाँ, लवण रस का है सर। है ना? यहाँ देखो एक वर्ड लिखा अनति गुरु, जो ज्यादा गुरु नहीं होता है। अनति स्निग्ध, जो ज्यादा स्निग्ध नहीं होता है। उपक्लेदी, उपक्लेद करने वाला होता है। विस्तंसम समर्थम। अन्य द्रव्य रुचि का नाम अपाद भद्रम। ऊपर क्या आया था? देख लो, ऊपर क्या आया था? सर किस में? पिपली में। जल्दी। अपात भद्रा। है ना, सर बात वही है, आपात भद्रा। मीनिंग सेम है। बस क्या हुआ, भद्रा में जगह, भद्रा तो संस्कृत के विभक्ति के कारण ऐसा हो गया है। अपात भद्र जो होता है इसमें आता है, उसमें अपात भद्रा वर्ड आता है। पर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं वो लोग कि भद्रा किस में आता है, भद्र किस में आता है। अपात सर भद्रा मतलब तो एक ही है। मतलब एक ही है, संख्या लेकिन बेवकूफ क्वेश्चन ऐसे वाले ही पूछा जाता है। ये मत ध्यान देना, जैसे उग्रगंधा आता है, उग्रगंध आता है, तो वो भी ऐसे ही रहा होगा। विभक्ति में चेंज आया होगा, पर उसके अनुसार वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि अपात भद्रा में एक में आता है, एक में अपात भद्र आता है। द्रवगुण पढ़ोगे तो वहां भी ऐसे ही लिखा रहता है। मार्ग ध्यान रखना। शिथिल मान सोनिता नाम, मान सोनित को शिथिल करने वाला होता है। वाल्हिक सौराष्ट्रिक सैंधव सौवीर का, तो वाल्हिक देश हो जाएगा, सौराष्ट्रिक हो जाएगा, सैंधव हो जाएगा। क्लेद कारक को स्तंसन करने वाला, स्तंसन मतलब दोषों को निकालने वाला हो जाएगा। कौन होता है? लवण होता है। इसीलिए क्या करते हैं, बस्ती में मिलाते हैं। रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। रोचन, पाचन, उपक्लेदन और विस्तंसन कार्य करने वाला होता है। ग्लानि, शिथिलता, दुर्बलता उत्पन्न करने वाला होता है। और क्या लिखा है, जो ग्राम नगर निगम जनपद मनुष्य अपने निरंतर सेवन करते हैं वे अधिक रूप में ग्लानि युक्त होते हैं, उनके शरीर में मांस और रक्त शिथिल पड़ जाते हैं। मांस का तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था ना। जलोका के ऊपर जब नमक डाल देते हैं तो उसका मांस शिथिल हो जाता है, गल जाती है। और तुमको मैंने वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि कैल्शियम बॉडी से ज्यादा लॉस होता है, तो इसीलिए मांस और रक्त शिथिल पड़ जाते हैं। क्लेद को सहने में समर्थ असमर्थ होते हैं। वाल्हीक देश वासी, सौराष्ट्र गुजरात के लिए जाएगा, सिंधु सौवीर देश की रहने वाली जनता इनका ज्यादा उपयोग करती है। ये ऐसा वाल है। जो ऊपर आया था ना, प्राच्य देशवासी, आसामी, बंगाली और वो थे चीन के, वो लोग क्या करते हैं, पिपली का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये लाइन की मीनिंग रही होगी। और यहाँ पे मीनिंग है कि जो वाल्हीक देशवासी है, गुजरात के लोग हैं, ये लवण का ज्यादा उपयोग करते हैं। क्योंकि तुम लोग कभी गुजरात गए हो? गुजरात गए हो कभी? सर नहीं। वहां जाओगे ना तो वहां का पानी पियोगे, उसमें भी तुमको नमक मिलेगा। इसीलिए वे क्या करते हैं सर गुजरात दूध में में तुम। डाल नमक खाते हैं वो लोग। नहीं नहीं, वो दूध में खाते नमक नहीं है डाल के खाते हैं। उनकी, देखो हाँ, ये मुझे नहीं मालूम कि खाते हैं कि नहीं खाते, पर जो उनके खाना होता है वो लोग नमक जरूर डालते हैं। उसका कारण देखो क्या है, उनके सर पूरे में दूध में ऐसा। नमक डाल के पीते हैं वो, और साथ में हो चुका उनको। हाँ, साथ में हो चुका, उसका कारण बता रहा हूँ, सुनो। वही बोल रहा हूँ कि लवण क्या होता है, वहां हर चीज में है। यहाँ तक कि जो हवाएं होती है ना, हवाओं में भी होता है। तुम वहां पे जब चलोगे तो तुम्हारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में चिपचिपापन, इसने गीलापन आ जाएगा नमक के कारण। तो उनके हर खाने में दूध, अगर वहां पानी पियोगे तो पानी में भी रहता है। तो इसके कारण क्या करते हैं वो लोग, मीठी चीज डालते होंगे कि जिससे उसका उष्ण गुण समन हो, उष्ण गुण का समन हो। क्योंकि कैल्शियम जाता होगा तो उसको हो सकता है रोकने के लिए वो यूज करते हैं, तो इसीलिए वो लोग मीठा खाना खाते हैं। उनका शौक नहीं होगा, वो वहां का एक ट्रेडिशन, मजबूरी रही होगी जो ट्रेडिशन में आ गया। हाँ, ये इनका वालिक देश हो जाएगा, सौवीर हो जाएगा। दूध के साथ नमक खाते हैं, इसको मार्क कर लो। यही कुष्ठ का निदान भी है, यही कुष्ठ का निदान भी है। इसमें भी देखो वही होता है, खालित्य होता है, इंद्रलुप्त होता है, पालित्य तो फिर क्षार में था, वो इसमें भी है। इससे लाभ क्या होता है, क्रमशः था। एक पदांशिक क्रम कहाँ पढ़े थे? पदांशिक क्रम, सर पढ़ा था ये, पर कहाँ पढ़ा था पदांशिक क्रम क्या याद था? नहीं आ रहा। पदांशिक क्रम क्या था? सर वो था ना कि मतलब कि वो मतलब कि पाल पद में छोड़ना था ऐसे करके। उसमें क्या होता एक है कि वंश होता है, एकदम वंश से होता नहीं है छोड़ना क्रिया। चाहिए, पहले कुछ पार्ट को छोड़ना चाहिए, सर फिर ऐसे उसके था, कुछ पार्ट को। जैसे हाँ सर ऐसे था, मैं बताता हूँ, मेरे को याद आ गया। तीन पहले दिन खाना 3 अपत्य, एक मतलब 3 अपत्य 1 पथ्य। फिर दूसरे दिन
दो नहीं नहीं, अपत्य दो और अपत्य दो। फिर एक पत्य, ऐसा 3 का था उसका। हाँ सर मैं बता तो रहा हूँ। तीन अपत्य तीन अपत्य, एक पत्य, फिर दो अपत्य, दो पत्य, फिर अगली बार तीन पत्य, फिर एक अपत्य, ठीक है, देख लेना, ये फिर बिल्कुल छोड़ना। ये नहीं पूछा जाता। पदांशिक क्रम कहाँ है, चरक सूत्र 5 में था शायद। पदांशिक क्रम हो जाएगा, उसी पदांशिक क्रम का यहाँ से नाम लिया, तो क्रम से त्याग करना कल्याणकारी होता है, बस इतना याद रखोगे। क्रम से त्याग करना अच्छा होता है। क्रमेण उपगमन श्रेयः, क्रमेण उपगमनम श्रेयः, इसको मार्क कर सकते हो। आत्मजा ही रोगा स्यु सहसा सहसा त्यागशीलनाथ, ये तुमने वहां पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर था ये? असात्मा जी रोगा शिव सहसा त्यागशीलनाथ, जब तुम लोग ऋतुचर्या अध्याय पढ़ रहे थे। जब एक ऋतु का क्रम खत्म हो जाता है, दूसरी ऋतु को लेते हैं, तो अचानक से छोड़ देते हैं, तो असात्मज रोग हो जाते हैं, ये उसके लिए वर्ड आया था। फिर यहाँ पे देखो साथ में की परिभाषा आई है। जब ऋतु साथ में पढ़ रहे थे, तो तुमने वहां पे ओक साथ में नाम पढ़ा था, ओक साथ में पढ़ा था, ओक साथ में ऋतुचर्या। तो यहाँ देखो साथ में हम तद यद आत्मानम उपसेते सार्थो ही उपस्यार्थ, जो साथ में होता है वही उपसय होता है। जैसे किसी के घुटने दर्द हो रहा है और तुमने महानारायण तेल लगाया और उसको आराम हो गया, तो तुम समझ गए कि इसको क्या था, संधिवात था। यदि तुमने सैंधवादी तेल लगाया, उसको आराम हो गया, तो वो क्या था, आमवात था। साथ में अर्थो ही उपस्यार्थ है, तो उपसय मतलब होता है रोग का शांत हो जाना, तो रोग का शांत हो जाना ही साथ में कहलाता है। साथ में अर्थो ही उपस्यार्थ है, तो क्या हो जाएगा, त्रिविधम हो जाएगा, प्रवरम हो जाएगा, अभिधम हो जाएगा, विभागीन हो जाएगा। तो प्रवर मध्यम अवर ऐसा उसका जाएगा। सप्तविधम तो रसकत्वेन हो जाएगा, सब रसों की उगाच हो जाएगा, सब रसम प्रवरम हो जाएगा, तो सभी रसों में प्रवर हो जाएगा। अवर अवरम एक रसम, सभी रसों का प्रयोग करना प्रवर हो जाएगा, अच्छा होगा, जबकि एक रस का प्रयोग करना बुरा हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं, देखो, जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे साथ में कहते हैं, मार्क करो, जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे साथ में कहा जाता है। साथ में का अर्थ होता है वही उपसय का अर्थ होता है। साथ में प्रवर अवर और मध्य विभाग से 3 प्रकार का होता है, ये मार्क करो, साथ में 3 प्रकार का होता है, ये लिख रखा है, प्रवर मध्यम अवर। फिर इसके बाद नीचे आता है कि एक रस का प्रयोग करना अवर साथ में, और सभी रसों का प्रयोग करना प्रवर साथ में है। जैसे बुढ़ापे में नहीं आता है, लास्ट में लोग एक रस पे आ जाते हैं, बोलते हैं इसको अभी क्या करना है तुम्हें, संधिवात हो गया तो खट्टी चीजें नहीं खोना है, डायबिटीज हो गई है तो मधुर रस नहीं लेना है, तो उनके जीवन से रस कम होते चले जाते हैं ना, एक एक रस, बाद में वही उनको दिक्कत होती है, फिर बाकी चीजों का न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इनमें अवर और मध्यम सात्विकों क्रम से उनका त्याग करते हुए क्रम से ही प्रवर सात्विकों उत्पन्न करना चाहिए, ये पॉइंट मार्क करो। अवर और मध्यम सात्विकों क्रम से त्याग करते हुए प्रवर सात्विक को उत्पन्न करना चाहिए। क्वेश्चन बनने लायक अगर यहाँ से क्वेश्चन होगा तो साथ में अर्थ हुई उपस्यार्थ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। साथ में कितने प्रकार का होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और अगर ये बात बनेगी कि एक रस का अभ्यास जो है अवर होता है, अवर साथ में है, और 6 रसों का अभ्यास जो होता है प्रवर साथ में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक नीचे इसका बन सकता, इससे नहीं बनेगा, ये अपने